जितना प्रैक्टिस बढ़ती जा रही है ना, अंदर से उतना ही किचड़ा निकलता जा रहा है। मतलब ऐसा लग रहा है जैसे जो जमी हुई मैल नहीं निकलती, एग्जैक्टली तो निकली है झगड़े के रूप में। देखो कि बाबा ने आज कहा मुरली में कि कई बच्चों के मैल धोने में बहुत टाइम लगता है। तो मैं सोच रही थी कि मुझे टाइम लग रहा है बाबा को ठीक करने में। नहीं, चीज़ें ठीक होने में सच में टाइम लगता है। अभी आप सोचिए ना कि हम पे जो संस्कार के इम्प्रेशंस हैं वो हम पिछले 63 जन्मों से सेम चीज़ प्रैक्टिस कर रहे हैं। इनिशियली हम कम प्रैक्टिस कर रहे थे, समय के अनुसार वही उल्टी सीधी चीज़ें हमने कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस की है। और अभी आप सोचो कि मेरा तो एक दिन में ठीक हो जाए, नहीं ना, टाइम लगेगा। मैं सोचूं कि मेरा तो एक हफ्ते पे ठीक हो जाए, बस टाइम लगता है चीज़ें सेटल होने में। आप सभी को ये पता है कि जब हमने ज्ञान में चले, तो ज्ञान में चलने के बाद फिर हम दिल्ली में वापस आए थे 2018 में। तो जब तक हम गांव में थे, कॉलेज हमने गांव से पूरा किया, तो हम कॉलेज से आने तक वापस बिल्कुल गुस्सा ख़त्म करके आए थे। मतलब आप नहीं सोच सकते कि इतना अंदर ट्रांसफॉर्मेशन, कि गुस्सा आता भी नहीं था। ऐसे कि गुस्सा, आवेश अंदर से भी निकल के आए, कोई बोल रहा है तो कुछ आप रिवर्ट भी दो, ऐसा भी 0% का गुस्सा हो गया था, 0 पॉइंट, मतलब बिल्कुल 0। एंड आई थॉट कि हो गया सेटल, ठीक है। एंड देन फिर कोर्ट का काम शुरू हुआ, सिचुएशंस आनी शुरू हो गई, आप थोड़ा मेच्योर हो जाते हो, आप कमाने की तरफ बढ़ना शुरू करते हो, बहुत सारे अलग अलग लोगों से मिलते हो। मैंने नोटिस किया अपने अंदर 2019-20 में उतना ही गुस्सा दोबारा अपने अंदर देखा, और उसको खराब होने में लगभग 1 साल लगा। जो स्थिति उधर बनी थी, वापस उसको धीरे धीरे बिल्डअप होने में, उतना ही गुस्सा दोबारा आना शुरू होने में लगभग 1 साल लगा, खराब होने में। मतलब आप सुन रहे हो, आप कोई अच्छा पुरुषार्थ नहीं कर पा रहे हो, आप ऐसे जगह आ गए जहाँ आपकी भोजन की धारणा नहीं हो रही है। उधर तो अपने हिसाब से चलता था सब कुछ, आप सारी चीज़ें आपकी ऊपर नीचे हो गई, आपकी धीरे धीरे चीज़ें करके ब्रेक होने लग गई, आपके पास प्लान नहीं है पुरुषार्थ करने को, आप उतना फोकस नहीं कर पा रहे हो, आप काम को लेके इतना बिजी हो गए कि आपने पुरुषार्थ पे टेंशन देना बंद कर दिया, ठीक है। चाहे आप मुरली सुन रहे हो, सब चीज़ें कर रहे हो, बट स्टिल आई वॉज नॉट डूइंग दैट वर्कआउट जो कि मैं पहले कर रही थी। तो उससे क्या हुआ, वो जो मैंने जमा किया था वो लगभग 1 साल तो कोटा चला उसका, पर उसके बाद उतना ही गुस्सा दोबारा रिवाइव हो गया जितना मेरे अंदर पहले था। तो मुझे चीज़ समझ में आई कि इसका मतलब ये नहीं कि वो ख़त्म हो गया था, इसका मतलब था कि वो दब गया था बस कुछ टाइम के लिए, ख़त्म नहीं हुआ था। तो ये चीज़ समझने की है कि एकदम से चीज़ें ख़त्म नहीं हो जाती हैं। वरना हमने अपने अंदर इतना चेंज देखा था कि हमें कोई कुछ भी बोल के जाए तो भी हमें, आई वॉज अ पर्सन कि आप मुझे बोल के दिखाओ, ऐसे मेरी आंखें ऐसे हो जाती है ऊपर की तरफ, अभी बोल ऐसे करके, पहले ऐसे हो जाती थी जब शुरू में थे। एंड फिर बिल्कुल स्टेबिलिटी आ गई, और फिर दोबारा सेम लेवल का गुस्सा शुरू हुआ, अभी फिर से स्टेबिलिटी है लाइफ में धीरे धीरे, ठीक है। तो ये चीज़ बहुत नॉर्मल है, आप लोग को समझ में आएगा कि बहुत ख़त्म हो गया, दोबारा चीज़ें वापस आ जाएगी, और फिर लगेगा कि ठीक है, वी हैव टू वर्क ऑन इट। बाबा कहते जब तक आपने बिल्कुल बर्न नहीं किया ना अपने अंदर, उसको जला के खाक नहीं किया, वो डालियों के जैसे कहीं ना कहीं से उगी जाएगा पेड़, जब तक उसको जड़ से नहीं काटोगे। काटने से भी नहीं होगा, कि जड़ से जलाना पड़ेगा। तो ये चीज़ है, समझ रहे हो? हाँ, सेम चीज एक्सपीरियंस की, जैसे आपने बताया ना, जो 1 साल तक मेरा हुआ था, वापस वो चीज सेम मैंने एक्सपीरियंस किया है। हाँ, तो ऐसा होता है, इट्स वेरी कॉमन। तो अगर आप लोग सोच रहे हैं ना कि हम तो बस शुरू करते हैं और हम तो बिल्कुल देवता बन गए, कोई भी परिस्थिति आएगी अचानक आपको रिवर्ट एक्सपीरियंस होगा, क्योंकि वो अंदर कहीं ना कहीं फीड हो रखा है। और बाबा हमेशा कहते हैं कि एक लंबे समय का अभ्यास आपको चेंज करता है, एक लंबे समय का अभ्यास। और वो लंबे समय के अभ्यास में भी आपको उस जर्नी को एंजॉय करना आना चाहिए। ऐसे नहीं कि जब हम अभ्यास कर रहे तो मुझे लाइफ में मज़ा नहीं आ रहा, ऐसे नहीं होना चाहिए। वरना तो क्योंकि मोस्टली टाइम तो हम प्रैक्टिस ही कर रहे हैं ना। हाँ, वो स्टेज बनने में एक समय लगता है, लेकिन एक लंबी जर्नी तो हमने प्रैक्टिस करने में निकाली है। वो सफ़र जिनको एंजॉय करना आता है ना, उनको मंजिल की इतनी टेंशन नहीं रहती है, ठीक है। तो इस चीज़ के लिए डेली आप क्या नए एक्सपीरियंसेस करोगे,
क्या नया पुरुषार्थ करोगे, क्या नया अभ्यास करोगे, वो एक मज़ेदार जर्नी है। जो इस जर्नी में उतर जाते हैं उनके लाइफ में, उनके अंदर एक स्टेबिलिटी रहती है कि टेंशन नहीं होता, टेंशन खत्म हो जाती है और वो इंजॉय करने लायक एक समय है। ऐसा नहीं कि मैं तो कुछ बन जाऊंगी तब तो मज़ा आएगा, बन जाओगे तो मज़ा अलग होगा, लेकिन जो बनने का सफ़र है उसमें आपको कॉन्फिडेंस रहता है दैट आई एम ऑन द राइट ट्रैक, आई एम डूइंग समथिंग प्रोडक्टिव, मैं कुछ सही कर रही हूँ जीवन में, मैं एक सही दिशा में हूँ। ठीक है, तो वो चीज़ भी आपको बहुत मज़ा देती है। जैसे अगर हम कहीं ट्रैवलिंग करने के लिए जाते हैं, फैमिली साथ में चल रही है, तो हम ट्रेन में मज़े करते हैं कि नहीं करते? सारे मस्ती करते हुए गाते गुनगुनाते जाते हैं। कोई सन्नाटे में जाए तो कि नहीं मैंने तो मंजिल पे पहुंच के एंजॉय करना है, तो ऐसा नहीं होता। वो सफ़र एंजॉय करो, ठीक है, तभी जाके थोड़ा सा लगेगा कि वाह हम हैं कुछ, हम भी कुछ है, ऐसा वाला। ओके, तो ये आप लोग को एक्सपीरियंस शेयर किया ताकि आप लोग समझो कि कंसिस्टेंटली मुझे कुछ करना है, उसमें चेंज अप्स एंड डाउन्स होंगे, दैट इज नेचुरल। सेल्फ ऑब्जर्वेशन करना ज़रूरी है, गलती कहाँ है मेरी वो मुझे देखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है जैस्मीन माता? ऐसा भी लग रहा है कि जैसे पहले जो गुस्सा खत्म हुआ था वो बाबा की वो मदद थी, तो बाबा ने जब छोड़ दिया कि अब आप अपने आप चलो, तो ये मतलब खत्म नहीं हुआ, ये मतलब वापस आ जाता है बार बार। सो द वर्ड इज रॉन्ग कि बाबा ने छोड़ा, इट्स इम्पॉसिबल। मतलब कहते हैं ना कि गोद से उतार दिया, अब खुद चलो बच्चे, अपना पुरुषार्थ करो। फिर भी आप देखो ना, वो आपको हमेशा ही सिखाएंगे इस जर्नी में, आप हमेशा सीखोगे। वो पक्का बनाने के लिए तो बहुत सारी चीज़ें आपके सामने भेजेंगे भी समझाने के लिए, और वो मेरे खुद के पैटर्न्स है जिनको बर्न करने के लिए वो ये टेक्निक्स अपनाते हैं कि कुछ पुराने हिसाब किताब हमारे यूज़ करते हैं हमें ही पावरफुल बनाने के लिए। सो वो उनका साथ तो हमेशा रहता है, चाहे आप गोद से उतरो भी और चाहे तो आप गोद में रहो भी और जैसे भी रहे। ठीक है, सो ये चीज़ तो हमेशा याद रहे। ठीक है, चलो आज का टॉपिक है, क्या टॉपिक है? ईगो प्रॉब्लम। सो कौन कौन एक्सपीरियंस करते हैं कि हमें ये प्रॉब्लम है, ईगो प्रॉब्लम? अभी यही हुआ, तभी तो ये हुआ, ईगो की भी टक्कर हुई है अभी। ईगो की टक्कर हुई है। सी मुझे भी है ये प्रॉब्लम, सो प्लीज रेज योर हैंड जिनको ये प्रॉब्लम है, ईगो इश्यूज। मतलब किसी को लेके ऐसा हो जाता है कि नहीं मैंने तो इधर नहीं झुकना, मेरे से तो, मतलब बहुत सूक्ष्म रीति होता है ये, पता भी नहीं चलता कई बार, लेकिन ये हम में होती है। और फिर हम आपको बताएंगे कि कहाँ कहाँ होती है, तो शायद आपको अचंभा लगेगा कि होती है, होता है, सबको होता है। चलो तो थोड़ा डिस्कस करते हैं इसके बारे में। एंड सो क्योंकि आज बाबा देखो निमित्त होने की वो बात कर रहे थे ना, कि मैपन नहीं होना चाहिए, आप पे निमित्त भाव होना चाहिए। और मैपन का मेजर इशू, मेजर कारण यही होता है कि हम में ईगो होता है कि मैंने कर लिया, मैंने किया, मैं करती हूँ, मैं सीखती हूँ, मैं सिखाती हूँ। ठीक है, तो पहले आप मुझे बताइए व्हाट इज ईगो अकॉर्डिंग टू यू। आप लोग के अनुसार ईगो मतलब क्या, एक एक करके बताओ। If it hurts, it's ego. तो हमको अपमान लगता है कि दुख होता है किसी भी चीज का, मतलब ईगो है। इट्स बिकॉज ऑफ ईगो, या It's because of ego. ठीक है, पर क्या हमें रीजन पता है व्हाई इट इज बिकॉज ऑफ ईगो? बनाती है। वो तो कर्तापन खैर की बाबा भावना। ने मुझे बोला है कि अगर आपको हर्ट हो रहा है, मतलब कहीं ना कहीं आपको ईगो है इसलिए हर्ट हो रहा है। सो डू यू नो द रीजन कि व्हाई बाबा इज सेइंग दिस? अभिमान। सो आई विल जस्ट एक्सप्लेन दैट। ठीक है, आप लोग कह रहे हो देह अभिमान भी एक ईगो, देह अभिमान ईगो है? अच्छा और बताइए। और बताओ कुछ है आपके अकॉर्डिंग? ईगो तो अपनी रॉन्ग आइडेंटिटी है ना, कि हम अपने आप को रोल समझने लग गए। सिस्टर मेरे अकॉर्डिंग ईगो मतलब कि हम अपने बारे में कुछ सोच लेते हैं और हमें लगता है कि हमारे अकॉर्डिंग हम ऐसे हैं वैसे हैं, और सामने वाला थोड़ा भी हमारे अकॉर्डिंग के अलग कुछ बोलता है, कुछ करता है, तो हमें लगता है हमें हर्ट कर दिया। ठीक है, ये कह सकते हैं कि ऐसा है कि हमारे अकॉर्डिंग अगर सही है तो ठीक है, पर अगर मेरे हिसाब से वो चीज़ गलत है तो मुझे लगता है वो गलत है।
पर इसको समझ का इशू भी कह सकते हैं कि मेरी समझ में इशू है इस चीज़ को लेकर के, कि ना मुझे समझ नहीं आ रहा सामने वाले का पर्सपेक्टिव। तो ईगो इज समथिंग डिफरेंट आई थिंक। अगर आई हम एम राइट इज ईगो। नो, बट समटाइम्स आई मे बी राइट, कई बार तो मैं भी सही हो सकती हूँ। तो हाउ इज दैट? better than the other. यही समझना कि मैं ही सही हूँ, बाकी सब गलत हाँ, है। वो ईगो है। ये बात आपकी मानते हैं कि ये ईगो है। जिग्ना भाई क्या कह? ईगो एक हाँ गार्गी बताइए। ईगो बेसिकली जब हम एक आइडेंटिटी बना लेते हैं खुद की, ठीक है, तो जब मुझे ईगो आ रही है तो मैं ये सोचती हूँ, खुद को एक थर्ड पर्सन की तरह देखती हूँ कि ये एक इंसान है, ये इतना नॉलेजेबल है, ठीक है, इसको इतना कुछ पता है, और दूसरे इंसान जिसको कुछ नहीं आता उसने आके इससे कह दिया, यानी कि खुद को बहुत ऊंचा समझते हैं हम, तब ईगो होता है। ठीक है, दैट इज समवेयर ईगो। चलो ठीक है, मैं ये बात आपकी कंसिडर करती हूँ। ठीक है, मैं थोड़ा और ईगो में सिस्टर हम लोगों को अगर पता भी है कि हम गलत है, फिर भी हम झुकते नहीं है। मतलब हम अपने ही स्थिर वहीं पे रहते हैं जहाँ पे हम हैं, कि हम तो नहीं झुकेंगे, भले हमें अंदर पता होता है कि हम गलत भी हैं। तो एब्सोल्युटली राइट, ये बात बिल्कुल जायज़ है कि हम कहीं झुकना पसंद नहीं करते जानते हुए भी कि ये चीज़ गलत है, तो ईगो कह सकते हैं उस बात को। ठीक है, सो अगर मैं अपने हिसाब से बताऊँ, ईगो सिर्फ मेरा पर्सपेक्टिव है ये, दोबारा, ठीक है। सो मेरे हिसाब से ईगो तो पहली बात अपने आप को अपनी आइडेंटिटी से अलग ही कुछ समझना। जो हम हैं वो नहीं हम खुद को समझते, लेकिन जो हम नहीं हैं वो हम खुद को समझ रहे हैं, दैट इज़ ईगो। ठीक है, मैं समझूँ दैट आई एम वेरी ग्रेट, आई एम सो अमेजिंग, विच आई नो आई एम नॉट, बट आई बिलीव दैट नो आई एम द ग्रेटेस्ट वन, सो दैट इज़ ईगो। जब मेरी आइडेंटिटी जो है उससे मैं शिफ्ट होके किसी ऐसी चीज़ को खुद मान रही हूँ, तो वो अहंकार के वजह से कहीं ना कहीं होता है, या मैं अपने आप को डिसआइडेंटिफाई कर रही हूँ, या अपने आप को कुछ और समझ रही हूँ। ठीक है, ये फॉल्स आइडेंटिटी, फॉल्स आइडेंटिटी कह सकते हो उसको। अपने आप को वो समझना जो हम नहीं हैं, और अपने आप को ऊंचा ही समझना। नीचे नीचे वाला समझेंगे तो वो ईगो नहीं होता। जैसे मैं थोड़ी बहुत स्टेबल हूँ, पर मैं समझूँ कि भाई मुझसे तो कुछ होता नहीं है, मैं तो बिल्कुल अच्छी नहीं हूँ, तो दिस इज़ नॉट ईगो। लेकिन अपने आप को ये समझना, नहीं मुझे तो बहुत कुछ पता है, चाहे मैं कुछ कर नहीं रही हूँ, चाहे मुझसे कुछ हो नहीं रहा है, फिर ये समझना कि नहीं मैं तो बहुत कुछ कर रही हूँ, मेरे से तो बहुत चीज़ें हो जाती हैं, मैं सब चीज़ों में परफेक्ट हूँ, तो वो ईगो होता है। ठीक है, अपने आप को अपग्रेडेड समझना जो कि हम है नहीं, वो समझना। समझ रहे हो? इसके अंदर चाहे अभी आप अगर इसको थोड़ा एलेबरेट करोगे तो ये भी आ जाएगा कि देभान एक तरह से ईगो है। ठीक है, जो मैं हूँ नहीं, मैं हूँ तो एक स्टार, अपने आप को बॉडी समझ रही हूँ, अपने आप को एडवोकेट समझ रही हूँ, अपने आप को बहुत रिच समझ रही हूँ, अपने आप को तो पता नहीं क्या सोसाइटी का मालिक समझ रही हूँ, तो वो भी ईगो की वजह से है। ठीक है, मुझे किसी ने कोई चीज़ समझाने के लिए दी है, मुझे किसी ने कोई पावर दी है, तो दिए हुए की पावर देने वाले का मुझे मुझे ये याद नहीं रह रहा किसी ने दी है, लेकिन मुझे ये याद है कि मेरे पास है पावर। अभी चाहे फॉर एग्जांपल सोसाइटीज़ होती हैं, उसमें किसी को हेड बना दिया जाता है वो भी उसी मकान में एक घर उसने खरीदा हुआ है, उसके घर में वो रहता है, जस्ट बिकॉज ही इज़ हेड, तो उसके अंदर एक अलग ईगो रहता है, आई एम द हेड, जबकि सारे सोसाइटी वालों ने मिलके बनाया उसको। ठीक है, बट स्टिल दे बिलीव आई एम द हेड, आई विल ऑर्डर एवरीवन, आई विल ऑर्डर द वॉचमैन, आई विल ऑर्डर एवरीवन ना, तो तुम लोग बंधे हुए मुझे जबकि वी ऑल आर ऑन सेम लेवल, जस्ट बिकॉज वी हैव चोजन समवन, तो स्टिल वो कोई समझ रहा है। तो दिस इज लाइक कि मेरी जो आइडेंटिटी है किसी ने दी हुई है, उस दिए वाले को भूल करके अपने अंदर वो पावर समझना, और चाहे तो हम हटा सकते हैं, लेकिन हम हटा नहीं रहे हैं, तो वो उस चीज़ का फिर ये क्या होता है, एक सूक्ष्म ईगो। यहाँ पे बाबा वाला कंसेप्ट यूज़ कर सकते हैं। बाबा ने हमें बहुत सारा नॉलेज दिया, बहुत सारे गुण दिए, बहुत सारी शक्तियाँ दी, हम उनको यूज़ करते हैं, और अगर कुछ नया मैं निकाल लूँ और मैं बोलूँ आई एम द इन्वेंटर, मैंने ये सेवा निकाली है, तो मैंने तो मतलब मैंने जैसी सेवा निकाली वैसे तो कोई नहीं निकाल सकता। दिस इज व्हाट, ठीक है, ईगो, कि मैं जो हूँ नहीं, जो मुझसे हो नहीं रहा था, अगर मैं ऐसा ही कुछ इंटरेस्टेड बहुत ज़्यादा अमेजिंग ही थी तो मैं उनके आने से पहले कर लेती, 1936 से पहले दुनिया बदल लेते हम लोग बैठ के।
ठीक है, उनके मिलने से पहले लाइफ ट्रांसफॉर्म कर लेते, उनके मिलने से पहले पूरी दुनिया संभाल ही लेते, सत्युग हम खुद ले आते। सो हम क्यों समझते हैं कि मैंने ये सेवा की, मैंने वो मैं बहुत अमेजिंग कैरेक्टर का पर्सन हूँ, या लोग मुझे बहुत पसंद कर रहे हैं। तो आपको कोई पसंद नहीं करता था अंटिल जब तक बाबा नहीं मिले थे, उनने आपके अंदर वो गुण भरे। ठीक है, मैं ये मानती हूँ कि आप पुरुषार्थ कर रहे हो उस चीज़ के लिए कि आपके अंदर वो गुण आ रहे हैं। स्टिल इट इज़ ईगो जो आपका था नहीं, जो आपकी ओरिजिनल आइडेंटिटी नहीं थी उस समय पे, किसी ने और ने आके दी। तुम बोलो कि तुमने ये सेवा निकाली है, तुम्हें कोई और यूज़ कर रहा है, तब तुमसे ये सेवा निकल रही है। अगर अपने आप को ये सोचोगे कि मैंने किया, तो वो सेवा निकलनी बंद हो जाएगी बिकॉज ऑफ ईगो, कि जो मेरा था नहीं, जो मैं थी नहीं, उसको अपना समझना। ऑलराइट, ईगो बहुत सूक्ष्म लेवल पे होता है। इवन हम कई बार तो कैच नहीं कर पाते कि कहाँ इशू हो गया। ईगो की वजह से लाइफ में टेंशन का मेजर रीज़न, ब्राह्मणों के जीवन में टेंशन का मेजर रीज़न है कि हमारे अंदर ईगो है। ईगो इज ऑलवेज कनेक्टेड विद मैपन, कि मैंने किया, तो उसकी वजह से ईगो जनरेट हो गया। अब तुमने किया है तो टेंशन भी सिर्फ तुम्हारी है, फिर तो तुम उस चीज़ का बर्डन उठाओ। फिर तुमने किया ना, सेवा तुम संभाल रहे हो, सेवा तुम कर रहे हो, फिर चारों तरफ जो सेवा होनी वो तुम्हें संभालनी है। तुम्हें संभालनी है तो तुम्हें टेंशन होगी, क्योंकि तुम्हारे बस का तो है नहीं संभालना, तो तुम्हें टेंशन होने वाली है। फिर टेंशन हो रही है तो तुम चिड़चिड़े रहोगे, तुम्हें गुस्सा भी आएगा, तुम लोगों को गुस्सा करके ये काम ऐसे करो, वो काम वैसे करो, ऐसे बोलोगे, और उससे सेवा नहीं होगी, डिससर्विस होगी। लोग हो सकता है इम्प्रेस होके चले जाए बाहर वाले, पर आसपास के लोगों से कोई खास दुआएं नहीं मिल रही हमें, तो दैट इज डिससर्विस। और उन जिन लोगों से खास दुआएं नहीं मिल रही है, वो लोग वाइब्रेशंस वैसी रेडिएट कर रहे हैं, वो जो वाइब्रेशंस वैसी रेडिएट कर रहे हैं, वहाँ का एटमोसफेयर वैसा बन रहा है। जो लोग बाहर से आके बुकेज लेके गए हमसे, जो हमने सेवा निकाली, तो उन लोग को वाइब्रेशनली कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, और वो लोग बस अच्छा अच्छा बोल करके चले गए कि ठीक है, दिखने में चीज़ें बहुत अच्छी थी, बोलने वाले बहुत अच्छे थे, बट उन पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि इम्पैक्ट हमेशा वाइब्रेशनल लेवल पे होता है। किस वजह से हुआ? मेजर रीज़न क्या था? ईगो, कि मुझे करना है। ये मैपन होता है वैसे, लेकिन मैपन का रीज़न क्या होता है? ईगो। मैं खुद पे चीज़ें तब लेती हूँ जब मुझे लग रहा है कि मैं कर रही हूँ, ठीक है। कई बार हमारा पुरुषार्थ बहुत अच्छा हो जाता है, कई बार हम समझते हैं कि कोई नया पॉइंट अच्छा मिल जाता है, कई बार हम क्लासेस बहुत अच्छी कंडक्ट करते हैं, कई बार हम योग बहुत अच्छा कराते हैं, कई बार हम मुरली बहुत अच्छी चलाते हैं। लेकिन जिस दिन वो सब ना, क्योंकि तुमने योग किया तो तुम्हारी बुद्धि कहीं ना कहीं भगवान से अलाइन हुई, तो वो तुमको यूज़ करने के लिए फ्री हो गए। वो यूज़ कर पा रहे थे क्योंकि तुम्हारी फ्रीक्वेंसी मैच हो रही थी अगले से, और तुमने बोला कि नहीं मैंने किया, वो फ्रीक्वेंसी डिस्कनेक्ट हो जाती है, वो अलाइनमेंट खत्म हो जाता है। नाउ ही इज़ नॉट एबल टू यूज़ यू। फिर आप दोबारा पुरुषार्थ करते हो, दोबारा वो अलाइनमेंट जनरेट करते हो। दुआओं का जो खाता होता है वो हमारा ईगो ख़त्म करता है। सबसे बेस्ट तरीका है दुआओं का खाता जमा करो, लेकिन वो भी ना वो कर पाएंगे जिन पे ईगो है नहीं। हम आपस में रिश्तों में एडजस्ट नहीं कर पाते हैं बिकॉज ऑफ ईगो ओनली, ठीक है। ईगो की वजह से रिश्तों में एडजस्टमेंट नहीं होता। एक मिनट प्रीति बहन, ठीक है। सो क्यों नहीं होता? क्योंकि मुझे किसी की सुननी पसंद नहीं है। कोई मुझे बोलेगा, मुझे उसके अनुसार चलना पसंद नहीं है। चलो फॉर एग्जांपल, मैं एक बहुत बड़े फैमिली में रहती हूँ, वी हैव अ जॉइंट फैमिली। तो ये जॉइंट फैमिली क्यों है? क्योंकि कोई अगर बड़ा कुछ कह रहा है तो हम छोटे होने के नाते सब बात मान लेते हैं। हम ये नहीं कभी जज करते कि वो सही है कि वो गलत है, कि वो क्या कह रहे हैं, पर वो बड़े हैं, उनने घर संभाल रखा है। घर में चाहे अभी जैसे फॉर एग्जांपल पापा सबसे बड़े हैं घर में, उनके नीचे 3 छोटे भाई हैं, तो चाचू कभी ऑब्जेक्शन नहीं करते किसी चीज़ के लिए। पापा ने बोला है, बात खत्म, बिकॉज देयर इज़ नो ईगो, कि वो बड़े हैं तो ही इज़ लाइक अ फादर फिगर, तो उनकी बात माननी है। अभी वो चाहे कई बार गलत भी होता है, बट कि ठीक है ना, चीज़ें इतना कुछ ख़राब तो नहीं होना, पर बड़े की बात का तो मान रखना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे ईगो क्लैश नहीं हो रहा। घरों में ईगो क्लैश होते हैं तभी फैमिलीज न्यूक्लियर हो गई है,
ठीक है, अभी हमारा यज्ञ भी एक यूनाइटेड फैमिली है ना, वी हैव अ जॉइंट फैमिली, वी आर अ ह्यूज जॉइंट फैमिली। तो हमारे आपस में कैसे बात बनेगी? हमारे अगर ईगो क्लैश होते रहे ना कि नहीं ये चीज़ गलत करती है, वो चीज़ ऐसे गलत हो गई, वो चीज़ वैसे गलत है। बाबा ने एक साफ सीधी चीज़ बोली हुई कि जो भी ड्रामा में नूंद है वो कल्याणकारी है। क्या बात बोली हुई है? ड्रामा में जो भी नूंद है वो कल्याणकारी है। अभी कोई भी बड़ा आके मुझे कुछ भी बात बोल रहा है, चाहे मेरी आइडियाज़, मेरा थॉट प्रोसेस उनसे मैच नहीं होता, बट आई एम बाउंडेड कि मैं उनकी बात मानूं और जैसे उन्हें सेवा बोली मैं उसी तरह से कर दूं एक्यूरेटली। उससे मेरा ईगो रिड्यूस होता है, उससे जो वाइब्रेशंस रेडिएट होती हैं वो सेवा करती हैं, ना कि वो सेवा जो मैं सोच रही हूँ कि स्थूल में निकलेगी मेरे वजह से। कई बार ऐसा होता है जैसे दी का आइडिया कुछ और होता है एंड मैं बिल्कुल देती हूँ कुछ उल्टा ही आइडिया, तो मुझे लगता है नो आई एम द जीनियस। ऐसा मैंने पूरी दुनिया देखी है तो मेरे आइडियाज़ द बेस्ट हो सकते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। बट फिर भी ना मैंने हमेशा नोटिस किया जो दी बोलते हैं वो सही निकलता है, और मैं अपना मुंह कहाँ छुपाऊँ, मुझे उस टाइम पे ये समझ नहीं आता। फिर दी कहती देखा सेवा ऐसे होनी थी ना। तो फिर ना बाबा मुझे हमेशा ही गलत साबित करते हैं ऐसे मामले में। उनने मेरे को साफ साफ बोला है जैसा तो जो कोई बड़ा बोल दे उस पर अपना दिमाग नहीं चलाना, म्यूट करके इसको बंद कर दो और फिर जो बोला जा रहा है वो करो। और तुम्हारा ईगो काम करता है इसीलिए तुम फिर उधर उसके अनुसार नहीं चल पाते। सेवा फिजिकल इक्विपमेंट सेटअप करने से, स्टेज सेटअप करने से, आइडिया सेटअप करने से नहीं होनी है, तुम्हारे वाइब्रेशन से होनी है। तुम एक स्टेबल माइंडसेट के साथ वो सेवा भी करोगे तभी भी तुम्हारी वो सेवा हो जाएगी जो तुम्हें करनी थी, ठीक है। मे बी तुम्हें एक चांस भी मिलेगा आगे चल के। अभी तो तुम अपने ईगो को कम करके बैलेंस करना सीखो। और हम सोचते कि नहीं इसमें तो बुरा हो गया, वो हो गया। अरे ड्रामा में जो भी नूंद है बाबा ने कहा तो है कि वो कल्याणकारी है, अभी वो ऐसे हो या वैसे हो। बोला है कि नहीं बोला? बोला है, एग्री करते हो आप इस बात से? सो ये ईगो कहीं ना कहीं ऐसे बहुत हार्म करता है कि हम एक यूनाइटेड फैमिली का हिस्सा हैं, और अगर मैं किसी बड़े की बात को डिनाई कर रही हूँ तो फिर मेरा ईगो राइज हो रहा है, इसके वजह से मैं डिनाई कर रही हूँ। किसी के अनुसार चल लेने में कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए, क्योंकि फिलहाल हमारी ट्रेनिंग हो रही है। जितना अभी बाबा का वो जो डायलॉग है ना कि झुक झुक मर मर सिख सिख वाली बात है, फिलहाल जितनी हम चीज़ों पे बेंड होना जानते हैं, अनुसार सिचुएशन के ब्लेंड होना जानते हैं, मुड़ जाते हैं चीज़ों को लेकर के, इट्स ओके। चीज़ें इनके अनुसार सही, उनके अनुसार सही, उनके अनुसार सही, वो उतना ही ज़्यादा पावरफुल बनता है। और अगर किसी में ईगो होगा तो वो हमारे अंदर एक स्ट्रिक्टनेस होती है, तो टूट जाएंगे हम, मुड़ेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं, पर टूट ही जाएंगे फिर। तो टूटना इज लाइक कि यज्ञ छोड़ देंगे। यज्ञ की बात भी नहीं है, सिर्फ घर गृहस्थ में भी हम नहीं बना सकते। जैसे मेरी एज के जो बच्चे हैं आजकल, जैसे शादी हो जाती है तो दे आर नॉट एबल टू एडजस्ट इन द फैमिलीज। मेरे एज की लड़कियां नहीं कर पाती बिकॉज उन्हें झुकना पसंद नहीं है। उनको लगता है कि शादी भले ही करी हमने, बट हमने सिर्फ लड़के से की है, तो दे आर नॉट इंटरेस्टेड कि भाई फैमिली भी देखनी होती है। वो लड़का तुम्हें किसी फैमिली ने दिया है, ठीक है। सो दे आर नॉट एबल टू एडजस्ट बिकॉज उन्हें लगता है कि नहीं हम सेपरेट रहेंगे, एंड थोड़े दिन में उन आपस में उन दोनों की भी नहीं बनती। फिर वो बोलते कि कोई बीच में है नहीं, हम आपस में एक दूसरे सर खा के बस लड़के बंद हो जाते हैं। घर में बड़े होना मुझे समझता है कि बहुत ज़रूरी होता है। कहीं अगर कोई कुछ गलत कर रहा हो तो बड़े इंटरफेयर करके रोक तो सकते हैं, इसीलिए एक फैमिली होना ज़रूरी होता है। आपस में आशीर्वाद एक्सचेंज होते हैं, वाइब्रेशंस एक्सचेंज होती हैं। तो ट्राई करो एक यूनाइटेड फैमिली रहे। आप कई लोग एक साथ रहोगे तो ज़्यादा एक अच्छा वायुमंडल जनरेट होता है। कई लोग सोच रहे होंगे कि नहीं चीज़ें इलॉजिकल है, पर नहीं भाई सच में काम करती हैं वो। अभी सारे चाहे एंटी भी हो, उनके अनुसार अगर मैं चलना जान रही हूँ ना, इसका मतलब ये नहीं कि मैं झुक रही हूँ। इसका मतलब सिर्फ ये है कि मुझे अपना ईगो बिल्कुल ख़त्म करना है ऐसे ऐसे। तो मुझे सबके अनुसार ब्लेंड होके एक बार देख लेना है। अच्छा कई एक और इशू होता है घर गृहस्थ में जब हम रहते हैं तो ना, जैसे अभी क्या होता है कि लड़कियों को काम करना पसंद नहीं होता। मेरे जैसे दोस्त हैं बोलते हैं कि हम क्यों काम करें, तो हम कोई काम करने वाले आए हैं क्या? तो किसी का काम कर लेने से, या फिर अगर वो सोच रहे कि पूरे घर का काम मेरे ऊपर सौंप रखा है तो एज अ मैं क्यों काम करूँ इतना,
वो भी कहीं ना कहीं हमें लगता है कि ज़रूरी होता है। दुआएं कमाने का एक तरीका भी है। दूसरा, आपके हाथ से अगर आप कुछ कर रहे हो, आप उस चीज़ में परफेक्शनिस्ट बन रहे हो। तीसरा, बुद्धि के काम होता है ना, पुरुषार्थ करना, आप उधर से कर सकते हो। तो आप जिसको जो करके दोगे उससे आपको दुआएं मिलने वाली हैं, ठीक है। और ईगो भी ख़त्म होता है कि ठीक है ना, सेंटर पे रहते तभी भी तो दीदियाँ करते हैं, दीदियों को कितना काम होता है। चाहे अब वो चाहे कि लोगों को गाइड करके करते हैं, चाहे खुद बनाने बैठते हैं, वो लोग भी तो कितने लोग का करते हैं। अभी एक घर में 5-6 लोग होते हैं, ठीक है, सेंटर पे 20-25 लोग होते हैं खाने वाले एक टाइम पे। अगर थर्सडे को भोग बनना है तो सोचो वो रोज़ इतना भोग बनेगा, हर थर्सडे को उतना भोग बनेगा, उन सबको बटेगा। वो बनाता कौन है? हमारी तो दीदी बनाती है। उनको तो खाना खिलाने का इतना शौक है, सबको खिलाएंगी अलग, पैक करके अलग देंगी। तो उनका हर थर्सडे जिम्मनवार टाइप्स होता है कि सबको खिलाना है मुझे। वो बोल दे कि मुझे तो काम नहीं करना। फिर मैंने इतनी सारी चीज़ें ना उनसे सीखी है कि मतलब हम सोचते हैं कि सेंटर पे रहने वाले जो लोग हैं वो घर गृहस्थी नहीं संभाल सकते, हमसे बेहतर संभाल सकते हैं, वो इसीलिए सेंटर पे है। भगवान ने ऐसे ही नहीं उनको अलग से रखा हुआ। हमसे ज़्यादा अच्छा मैनेजमेंट उन लोग का है। हम 3-4 जने नहीं संभाल पाते, वो 25-25, 30-30 लोग संभालते एक साथ। उनका जो मैनेजमेंट होता है, क्यों होता है? क्योंकि पहली बात तो मैंने अपने दी में मेंशन किया है कि भाई उनमें ईगो नहीं है। चाहे कोई माता उनको कैसे कुछ भी, कई बार होते हैं ना कि अनएजुकेटेड होते हैं तो कुछ भी बोल भी देते हैं, तो स्टिल वो जाने से पहले पूछेगी कि आपने भोग लेके गया क्या बच्चों के लिए। सो दिस इज, यही एक चीज़ है जो उनको दीदी बनाती है, ठीक है। तो उनको बीके बनाती है। एक ब्रह्मा कुमारी होना इज़ नॉट वेरी ईजी। ऐसे ही हम घर गृहस्थ में रहते हुए अपना ये पार्ट प्ले करें, एटलीस्ट मेरे से घर वाले सेटिस्फाइड रहे, एटलीस्ट मेरे घर का वायुमंडल ऐसा रहे कि सभी हंस बैल रहे हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं। मैं घर के वायुमंडल को इंटेंस ना कर दूं। मेरे घर में कोई आ रहा है उसको हंसी खुशी रहना चाहिए। मेरा घर मंदिर जैसा होना चाहिए। मेरे घर में कोई रूस के ना जाए। सामने वाले का कैसे ही संस्कार हो, मैंने झुक के मना लेना है, क्या हो गया फिर? एंड दिस विल मेक यू पावरफुल, ठीक है। तो बाबा ये सारी चीज़ें हमें, और बाबा कहते हैं जब तक तुम अपने घर गृहस्थ को सेटअप करना नहीं जानते हो ना, तो फिर तुम कैसे आगे चल के राजाई वगैरह संभालोगे, राज्य संभालोगे कैसे? सेंटर पे तो सब नहीं रह सकते, ज़्यादातर तो हम गृहस्थ ही होते हैं। तो गृहस्थ वाले बाबा कहते हैं गृहस्थ आश्रम टाइप्स बनाओ उसको, कि तुम्हारा घर में वायुमंडल ऐसा हो कि कोई आए तो उसको संपन्न करके भेजो, वाइब्रेशनली भी खाना खिला के भेजो अच्छे से अच्छा, कोई खुशी खुशी जाना चाहिए। इट इज़ लाइक कि आपका घर इज़ लाइक अ सेंटर, और घर में आने वाले लोग इज़ लाइक सेंटर पे आने वाले लोग। आप सबके पास फुल चांस है। ये नहीं देखो सिर्फ लौकिक वाले हैं। अभी जैसे मैं सेंटर पे रहती हूँ मैक्सिमम टाइम, रात को मैं आती हूँ घर में, ठीक है। मैं बाबा के साथ ऐसी डील है कि घर में आना इज़ बड़ी सेवा फॉर मी। सेंटर तो इज़ लाइक माई फैमिली। घर आके कुछ करना, इधर मेरे से कुछ काम करा रहे तो आई काउंट इट इन सेवा, कि ना आपके घर जाके काम करके आती हूँ, मेरे को कोई शौक नहीं उधर काम करने। तो घर गृहस्थ में रह के कुछ करना इज़ लाइक सेवा फॉर मी, कि घर में जाके किसी का कुछ करके देना पड़ रहा है, ठीक है। पढ़ नहीं रहा है बट स्टिल मेरे लिए अंदर एक चीज़ है कि घर वालों के लिए तो फिर मैं सेवा करने जा रही हूँ। आई एम अ मेंबर ऑफ सेंटर, आई एम अ मेंबर ऑफ यज्ञ, सो दैट इज़ घर फॉर मी। अगर मैं वहाँ से कहीं बाहर जा रही हूँ तो दैट इज़ सेवा फॉर मी, ठीक है। तो अगर कोई सोचते है कि हम घर गृहस्थ में रहते हुए कैसे मैनेज करें, ऐसे मैनेज करो। आप लोग को भाग्य जास्ती बनता है, समझ रहे हो? ईगो प्रॉब्लम होती है कि हम अपने घर में शांति नहीं रख पाते, हमें झुकने। पता है एक बाबा का डायलॉग, बाबा का नहीं है वैसे, सांसारिक डायलॉग है ये, कि ईगो के युद्ध में जीतने वाले की हमेशा हार होती है, और ईगो के युद्ध में हारने वाले की हमेशा जीत होती है, ठीक है। सुना है ये डायलॉग किसी ने? जब भी नेक्स्ट कभी ईगो आए तो, और अगर कोई आपको झुकाने पे, चलो मैं एग्जांपल दूं आपको, जैसे मेरी छोटी बहन है, तो अगर उससे कुछ भी आर्ग्यूमेंट हो गया, या तो अगर उससे कुछ भी मैंने काम कराना है, या तो उसने कुछ भी मुझे ऐसा बोल दिया, मुझे चुप रहना पड़ता है हर बार, ठीक है। तो एक तो वो छोटी है तो उसको ज़्यादा आप बोल नहीं सकते, आप उससे कोई आर्ग्यूमेंट नहीं जीत सकते, इट्स इम्पॉसिबल, ठीक है। उसमें फिर मुझे झुकना पड़ता है कि इट्स ओके, चल तू ठीक। मुझे फिर पर्सनली फिर क्या लगता है
ईगो की रेस में मैं हारी हूँ तो मैं जीती हूँ। तो फिर हमारा ये भी हेल्दी कंपटीशन है कि या तो तू पहले आत्माभिमानी बनेगी या तो मैं। दूसरा, तेरे से तो ऊंचा ही पद होगा मेरा, तुझे कितना जोर लगा ले। और उसको तो ऐसा है कि आप कितना ही जोर लगा लो, आपसे तो बेहतर ही पद होगा मेरा। अभी आप चाहे घर गृहस्थ में, आप चाहे सेंटर पे जाके सेवा करो, वो तो जो करना है आपने करो, आपसे तो विशेष ऊंचा पद रहेगा मेरा। सो दिस इज अ वॉर ऑफ कोर्स। मेरे तो घर में कॉम्पिटिटर बैठा है, उसको देख के मुझे ऐसा रहता है। हाँ, एक और चीज़ पता है क्या, मुझे पूरे दुनिया में बहुत सारे लोगों से मिली हूँ, बहुत सारे ब्राह्मणों से मिली हूँ, बहुत सारे लोगों से मेरा मिलना चलता रहता है, कोर्ट में भी और बाहर भी। तो इंटेलेक्चुअली मैं ट्राई करती हूँ कि कौन, किसी के पास कुछ नया है क्या मुझे सिखाने के लिए। उसके पास बैठ के मुझे लगता है कि वो चाहे सेंटर नहीं जा रही है, वो चाहे कुछ भी कर रही है, लेकिन उसका जो इंटेलेक्ट है, वो जो ज्ञान को लेके उसका जो पर्सपेक्टिव है, वो मेरे से कहीं ज़्यादा लेवल हाई है। और फिर मुझे ये लगता है कि ये सिर्फ एक तो नहीं होगी, ऐसे तो और भी प्राणी होंगे आसपास, तो हमारा पद खतरे में लगता है मुझे कि ये लोग ज़्यादा पता नहीं क्या ही दिमाग के हैं, पर इन लोग की सोच ही इतनी अलग है कि आप सोच नहीं सकते। मैं आपको उसके ना कुछ, जैसे वो लकी तो सामने आना पसंद भी नहीं करती है, नहीं तो सेशंस लेती है। मैंने उसको कितनी बार ट्राई किया कि तू ले, पर मानती भी नहीं है। ठीक है, वो तो उसकी कुछ ऑडियोज़ है, मैं भेजूंगी आपको। ज्ञान को लेके उसका पर्सपेक्टिव कितना अलग है, आपको समझ में आएगा। ठीक है, कि क्या सोच रखते हैं। और सिर्फ ये एक नहीं है, 2 जने गाँव में भी है, 3-4 आत्माओं को मैं ऐसे को जानती हूँ जो सोचो सेंटर नहीं जा रहे हैं, और फिर उनका थॉट प्रोसेस ऐसा है जैसे बाबा उनको डेवलप कर रहा है किसी चीज़ के लिए। समझ रहे हो इस चीज़ को? तो आप सोचो कि कोई मेंटली इतना भी अलग, अभी कुछ भी हो, अभी उसका जो भी पार्ट है, मैं उसकी तारीफ नहीं कर रही हूँ, बहुत कमियां भी है उसके अंदर, पर मुझे लगता है इंटेलेक्चुअली बहुत ग्रो हो रखी है, और बाबा उसको यूज़ करते हैं, किसी चीज़ के लिए तैयार कर रहे हैं। तो ऐसे तो और भी लोग होंगे, और हम लोग डेली सेंटर जाते हुए नहीं कुछ कर रहे, सोचो। तो फिर क्या ही तो हमारी स्थिति रह जाएगी, क्या ही तो बाबा बोलेंगे तुमसे अच्छे तो घर गृहस्थ के निकले। तो जो घर गृहस्थ में है वो अच्छा पुरुषार्थ करो भाई, क्या प्रॉब्लम है इसमें? कर सकते हैं ना। ये कभी नहीं सोचो कि हम सेंटर पे नहीं रहते तो हम वो नहीं कर सकते। जब आप वहाँ जाते हो, मुरली सुनते हो, योग करते हो, तो यू आर जस्ट क्रिएटिंग अ वायुमंडल फॉर द सेंटर ऑल्सो, है ना। तो दिस इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ सेवा। तो जो लोग डेली जा सकते हैं उनका भाग्य अलग होता है, तो वो जाएं। और जो नहीं जा सकते तो चाहे ऑनलाइन ज्वाइन करें, मुरली ज्वाइन करें, कैसे भी करें, कनेक्टेड रहें कहीं ना कहीं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको बहुत ज़रूरी होती है एज अ ब्राह्मण। सो ईगो, मेरे हिसाब से मैंने समझाया, ईगो की वजह से प्रॉब्लम्स पता चल गई सबको कि ईगो की वजह से हम पुरुषार्थ भी नहीं कर पाते, खुद को जज करना बंद कर देते हैं, खुद की कमी कमज़ोरी हमें महसूस नहीं होती, हमें समझ नहीं आता कि क्योंकि मुझे लगता है कि मैं ही सही हूँ। तो जिस दिन आप ये सोचना बंद कर देते हो कि मैं, देखो कई बार होता है, शुद्ध अहंकार नाम की भी एक चीज़ होती है कि आपको अच्छी चीज़ों को लेके अहंकार है कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मुझे बाबा ने बोला ऐसा, तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। तो यू जस्ट डोंट टेल मी कि मैं ये सेवा नहीं कर सकती या वो सेवा नहीं कर सकती। तो दिस इज़ लाइक अ शुद्ध अहंकार। मैं मास्टर ऑल माइटी हूँ, तो मेरे पास कुछ भी करने के लिए फिर पावर्स हैं, मैं कर सकती हूँ। ठीक है, वो एक शुद्ध अहंकार है कि भगवान मेरे हैं, ही बिलोंग्स टू मी, ही इज़ माइन। तो ये एक शुद्ध अहंकार है। ठीक है, वो होना चाहिए आपके अंदर। वो तब होता है जब आपका उन पे अधिकार होता है, वो आपका उनसे तब होता है जब आपका उन पे रिश्ता होता है, आपने एक्सपीरियंस किया होता है उनको लाइफ में, तब होता है। एक्सपीरियंस कब करोगे? जब अहंकार नहीं होगा। कोई भी चीज़ को लेकर के आप कभी ये नहीं बोलो कि मैंने किया। जैसे कोई सेवा अच्छी निकली, फॉर एग्जांपल साइंटिफिक मुरली वाली सेवा कह लो आप, अच्छी निकली सेवा, तो उससे लोगों का, हमने रीज़न तो खैर यही था कि अगर कोई साइंटिस्ट लोग हैं तो कोई डॉक्टर्स लोग हैं, तो वो लोग ज्ञान को सीरियसली नहीं लेते, तो समझते हैं कि ये केवल बात ऐसे ही बोल रहे हैं ना, तो केवल इमेजिनेशन की बात चल रही है यहाँ पे इनके पास। तो उनको लॉजिक देने के हिसाब से सेवा निकली थी कि लॉजिकल है भाई, इसमें कुछ भी इलॉजिकल नहीं है, बहुत डीप है। और इससे क्या हुआ कि डॉक्टर्स का तो पता नहीं, लेकिन सभी ब्राह्मणों ने सुनी, तो सभी ब्राह्मणों ने सुनी, तो उन लोग को भी समझ में आया कि हमें इस चीज़ को सीरियसली लेने की ज़रूरत है। ठीक है, तो पुरुषार्थ बढ़ा थोड़ा बहुत। पर अगर मैं ये बोलूँ कि मैं कर रही हूँ तो फिर डेली नहीं हो पाएगा मेरे से,
डेली तो छोड़ो, मेरी बुद्धि नहीं चलेगी। मैं खुद कोई न्यूरोलॉजिस्ट नहीं हूँ, मैंने तो खुद न्यूरो साइंस नहीं पढ़ी हुई, क्वांटम साइंस मेरा कहाँ सब्जेक्ट थोड़ी है मेरे कुछ भी, बट स्टिल तो बाबा इज मेकिंग मी निमित्त फॉर दैट और मे बी समवन एल्स निमित्त फॉर दैट। तो इट इज़ बिकॉज ऑफ हिम ओनली कि उन्होंने कराना है, वो करवा रहे हैं तो थैंक यू, तो उनको थैंक यू। 1% भी इस चीज़ का मैं क्रेडिट नहीं ले सकती क्योंकि मुझे पता है मेरे बस का है नहीं। होता तो फिर तो मैंने बहुत पहले कर लेना था ना, नहीं तो मैं इतने टाइम भी क्यों ही वेट करती फिर। तो आप कोई चीज़ का कभी किसी भी सेवा का क्रेडिट नहीं ले सकते, क्योंकि अगर आप किसी चीज़ को लेके क्रेडिट ले रहे हो ना तो इट इज़ लाइक कि वो आपसे आखिरी बार हुई है, फिर होगी नहीं। तो जैसे बाबा अगर मुझे बोलते कि बहुत अच्छी सेवा निकाली, आपको मुरली में कुछ ऐसा बोलेंगे या कैसे बोलेंगे, आई इवन टैप हिज कंधा शोल्डर बाय सेइंग बहुत अच्छी सेवा निकाली, गुड जॉब, ठीक है, करते रहो उस चीज़ को। सो कभी उसको गलती से भी एक्सेप्ट नहीं करो किसी का क्रेडिट कि आप बोल रहे हो कि आपने, जैसे वंदना बहन कह रहे मैंने किया, भाई मुझसे हो रहा होता तो मैं बता तो रही हूँ, अभी तक तो सत्युग आ चुका होता, नहीं तो नहीं आया, तो क्योंकि मेरे से हो नहीं रहा है। तो दी जैसे बाबा से अक्सर होता है ना कि जैसे कल परसों मैंने लेटर लिखा तो बाबा को बोला, बाबा मुझे ये बताओ कि गलत कर्म क्या होता है, मुझे जानना है, क्योंकि मुझे सही और गलत तो मुरली के हिसाब से जानना। तो बाबा ने इतना अच्छा से बताया कि किसी को दुख नहीं देना है, तो मैंने इसको पकड़ा और इसी को मतलब हम बोले कि नहीं आज से बाबा हम प्रॉमिस करते हैं। और एक चीज और बाबा को बोला, बाबा पता है मुझे जैसे फील हो रहा है कि मुझ में कुछ आपने शक्तियां भरी है, तो मुझे चाय की आदत छोड़नी है। और बाबा ने ऐसा किया ना, चाय हम मतलब अट्रैक्ट होते थे, हो ही नहीं रहे हैं, इतना अच्छा हर जगह हम बहुत ज्यादा। और मुझे डिप्रेशन से निकालने वाला सिर्फ बाबा ही है और सबके द्वारा बाबा ही मतलब मुझे गाइड कर रहा है। और मेन बात है कि हम इच्छुक हैं कि बाबा मुझे आगे बढ़ना है, तो बाबा का थैंक यू बाबा। सो ऑफ कोर्स जैसे कई बार हम कहते हैं ना कि कोई चीज़ को लेकर के, चाहे अभी चलो वंदना बहन कह रहे कि कैच किया है ना, उसमें भी आप हमेशा बोलो कि उन्होंने कैच करवाया, अपनी हम वोकैबुलरी ठीक करें कि उन्होंने कैच करवाया। तो कैच अगर मेरे से हो तो मैंने बहुत पहले करने बार बार मुझे बुद्धि में तो खैर यही आता है हमें। और एक और चीज़ कि मैं वर्ड यूज़ करना बंद करें हम ना, मैंपन से तो मैं ही आता है, हम वर्ड यूज़ करेंगे तो इज़ लाइक कि मैं और बाबा वी आर कंबाइंड। तो ये चीज़ भी ट्राई कर सकते हो आप लोग, जैसे हम बोल रहे हैं तो इज़ लाइक ये बाबा का डायलॉग है, तो बाबा बोल रहे हैं, तो अगर मैं बोल रही हूँ तो वो फिर मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपनी बात सुना रही हूँ बस आपको, इसमें बाबा अलाइन नहीं है। पर ट्राई हमें यही करना चाहिए कि हम वर्ड यूज़ करें कि हमने किया या बाबा ने कराया, तो वो सूक्ष्म वोकैबुलरी भी ठीक कर लें अपनी हम। और वो तब होगा जब ये अंदर से फील होगा आपको, वो कैच होगा कि यहाँ पे मैं वर्ड यूज़ कर लिया, ठीक है, तो वो चीज़ गड़बड़ कर रही है कहीं ना कहीं। बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं पर मैंपन इतनी खतरनाक चीज़ है ना कि मैंने नोटिस किया है कि हम बहुत अच्छा पुरुषार्थ कर लेते हैं लेकिन ये चीज़ ख़त्म नहीं होती। खुद की अगर कोई तारीफ़ कर रहा है, मुझे खुशी हो रही है, इज़ लाइक कि आई एम एक्सेप्टिंग कि आई डिड दैट। कोई मुझे कुछ अच्छा बोल रहा है एंड आई एम सेइंग थैंक यू, ठीक है, अगर मेरी भावना ये है कि मैंने किया है एंड आई एक्सेप्ट दैट, तब मैं आपको थैंक यू बोल रही हूँ, तो वो मैंपन है। अगर फिर फॉर एग्जांपल कई बार आपने मैसेजेस भेजे, मैं उसको केवल हाथ जोड़ के भेज रही हूँ, इट मीन्स आई एम नॉट एक्सेप्टिंग दैट कि आप बोल रहे हो कि मैंने किया, नो आई एम नॉट एक्सेप्टिंग दैट, ठीक है। सो इट इज़ लाइक ये छोटी छोटी चीज़ें, ये मेरा एक जेस्चर है ये बताने का कि थैंक्स, बस वो बाबा की तरफ से है। ये चीज़ें आप भी नोटिस करके अपने लाइफस्टाइल में लेके आओ। कितनी मतलब कोई मायने नहीं रखता ना ये बात, आप थैंक यू हम तब बोल रहे हैं जब मैं वो तारीफ को एक्सेप्ट कर रही हूँ, ठीक है। बहुत छोटी सी चीज़ है लेकिन आपको ये समझने की चीज़ है कि मैं थैंक यू, और सबका अलग हो सकता है, ये मैं अपना बता रही हूँ कि मैं क्या सोचती हूँ उस चीज़ को लेकर के, ठीक है, कि ये मुझे ऐसा लगता है कि अगर मेरे को कोई कुछ अच्छा बोल रहा है आई एम सेइंग थैंक यू, तो इज़ लाइक आई एम एक्सेप्टिंग दैट, ठीक है। मैंपन इज़ लाइक वेरी डीप। तो ईगो कहीं ना कहीं बहुत सूक्ष्म होता है, चाहे लास्ट विकार जरूर है काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, बट आप याद रखिए कि बाबा ने 3 जो वर्ड्स बोले थे, निराकारी, निर्विकारी,
निर्विकारी बोलने के स्पेशली, फिर भी उन्होंने बोला कि निरहंकारी। विकारों में तो सारी चीज़ें आ जाती हैं, तो स्पेशली वो मेंशन कर रहे हैं कि निरहंकारी, तो ये हम ब्राह्मणों को मेंशन किया उन्होंने। विकारी में तो पांचों चीज़ें आती कि नहीं आती, तो फिर भी वो बोल रहे कि निरहंकारी, बिकॉज सबको ये लगेगा कि मैंने किया है। ठीक है, इट्स वेरी मतलब सटल कि आपको लग सकता है कि आपने किया है। तो इस चीज़ को बिल्कुल ख़त्म करें कि मेरे को हर चीज़ बाबा करवा रहे हैं, वो सेवा देंगे, मैंने सेवा करनी है, उन्होंने करानी है और वो भी करनी उन्होंने है। और ये चीज़ आपके लाइफ में टेंशन ख़त्म करती है। आप एक बहुत अमेजिंग लाइफ जीते हो इसके बाद, क्योंकि आपको पता है ना आपसे हो रहा, ना आपने करना, ना आपसे करा जाएगा। तो जिसने जो कराना है वो करा ले, आप किसी चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हो। ठीक है, कोई भी चीज़ के लिए आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। फिर अगर कुछ अच्छा हो रहा है, आप बाबा को बोलो कि बहुत अच्छा किया आपने, और कुछ ख़राब हो रहा है तो भी आप उनको ही बोलो कि बहुत ख़राब किया आपने, तो मेरी क्या गलती है इसमें। और ये जो चीज़ मैं बोलती हूँ ना कि मैं कोई चीज़ को लेकर नहीं बोलती हूँ कि मेरे से कुछ गड़बड़ हो गई, मेरे से पुरुषार्थ नहीं हो रहा, वो तब होता है जब हो रहा है, तब हम ये एक्सेप्ट नहीं कर रहे कि हमसे हो रहा है, तब भी हम वो बाबा को क्रेडिट दे पा रहे हैं कि देना क्या है, मतलब देना भी क्यों है, ये वर्ड भी गलत है कि हम दे रहे हैं, वो उनका कराया हुआ है। ठीक है, वो करवा रहे हैं, सो ये हो रहा है। सो उसमें फिर मैं अगर नहीं हो रहा है तो फिर हम उसमें टेंशन नहीं ले रहे कि मुझे पता है तो आप नहीं करवा रहे तो नहीं हो रहा, और जब करवा रहे हो तो हो रहा है। तो ये जो टेंशन ख़त्म होती है ना, ये तभी होती है जब आपके अंदर ये छोटा सा सूक्ष्म वाला ईगो नहीं रहता कि मैं कर रही हूँ। फिर आपकी हर चीज़ को लेकर टेंशन ख़त्म होती है। आपने कराना है आप करा लो, अपने बच्चों का ध्यान रखना है रख लो, मेरे को निमित्त बनाना है बना लो, नहीं बनाना मत बनाओ, दूसरे को बनाना उसको बना लो, आपने कराना है। मेरे भाग्य खराब होता है, आप जिम्मेदार, अच्छा होता है आप जिम्मेदार, आपकी सेवा निकलती है आप जिम्मेदार, नहीं निकलती है तो भी आप जिम्मेदार। अच्छा कमाऊंगी तो आप जिम्मेदार, आपको फ़ायदा, नहीं कमाऊंगी तो आपको नुकसान। तो मेरा इसमें कोई रोल है नहीं। तो मैं जब ये कह रही हूँ कि मैं समर्पित हूँ, का मतलब यही है कि आई डू नॉट एग्जिस्ट विदाउट यू। सो आप जैसे मर्जी कर लो, आपको जैसे चलता है वैसे चलाओ। कल को अगर भाग्य को लकीर लगती है, यू आर रिस्पॉन्सिबल। मैं आपको आके बोल सकती हूँ कि मेरे 84 जन्मों का आपने खराब कर दिया, तो वो चीज़ आपको टेंशन फ्री कर देती है। ठीक है, चलो। और आप सभी को पता ही होगा कि एक स्पिरिचुअल साइंटिस्ट करके वो बनाया है यूट्यूब चैनल, लेकिन उस पर डेली कुछ ना कुछ साइंटिफिक आपको मिलेगा, साइंटिफिक मुरली मिलेगी उस पर, तो उसको आप लोग सुने। ठीक है, उस पर डलने वाली सारी वीडियोस को देखो अच्छे से। टाइम लगता है उसको बनाने में। आप सभी चाहे लोगों को शेयर करो जिनको साइंटिफिक मुरली नहीं मिल रही थी ना ऑडियो वर्जन में, उस पर डल रही है डेली, तो आप लोग उसको ज़रूर सुनिए। ठीक है, और लोगों को शेयर करो, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता नहीं कि साइंटिफिक मुरली डेली डल रही है। ओके, चलिए, ओम शांति एवरीवन, सो जाइए अभी।